स्वामी। माननीय द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी का पुत्र है। वादी ने वादग्रस्त संपत्ति को ₹10,000 में क्रय करने के लिए विक्रय अनुबंध दिनांक 5/7/1995 को प्रतिवादीगण से किया। माननीय विक्रय अनुबंध दिनांक को ही प्रतिवादीगण को वादी द्वारा संपूर्ण राशि अदा कर दी गई। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य उसी दिन वादी को सौंप दिया। तब से वादी वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य होकर उसका उपभोग भी कर रहा है। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित मूल विक्रय पत्र दिनांक 18/3/1980 को वादी को उसी दिन अर्थात विक्रय अनुबंध दिनांक को ही दे दिया था। विक्रय अनुबंध के अनुसार प्रतिवादीगण वादी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु सहमत हुए थे। 5/6/2007 को वादी ने प्रतिवादीगण से मौखिक तौर पर लिखित नहीं मौखिक तौर पर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा, जिस पर प्रतिवादीगण ने 6 माह के भीतर विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा, क्योंकि वो लोग तिरपुर में नौकरी कर रहे थे। इसके पश्चात भी प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। उसके बाद 4/1/2009 को वादी को जब ये पता लगा कि वो उस संपत्ति को बाजार मूल्य बढ़ जाने के कारण उस संपत्ति का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को करने जा रहा है, तो उसने 5 तारीख को यानी 5/1/2009 को वादी ने प्रतिवादीगण को अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने का नोटिस भी भेजा। इसके बाद प्रतिवादीगण ने वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और इसके बाद उन्होंने प्रयास किया है और उसके बाद जो है 24 तारीख को उन्होंने दावा पेश किया है। मैं कुछ प्लेंटिफ की तरफ से साक्ष्य भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो भी साक्ष्य कोर्ट को दिए गए हैं मैं उसका विवरण इस प्रकार रखती हूँ कि वादी ने स्वयं को एवं 3 अन्य साक्षियों को वादी साक्षीगण के रूप में परीक्षित किया है। वादी ने अपने साक्ष्य में वादपत्र में किए गए अभिवचनों को दोहराया और अपने प्रदर्शन A1 लगायत A8 तक के दस्तावेजों पर विश्वास किया है। वादी साक्षी क्रमांक 2 एवं 3 प्रदर्शन A1 के अनुबंध पत्र में प्रमाणिक साक्षी है, जबकि वादी साक्षी क्रमांक 4 प्रदर्शन A1 के अनुबंध पत्र का लेखक है। इस प्रकार से स्वतंत्र जो भी साक्षी है वो स्वतंत्र है, जिन्होंने अपना कार्य किया है वही साक्षी। दस्तावेज के प्रमाणिक साक्षियों एवं लेखक के अतिरिक्त वादी ने वादपत्र के अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को परिचित नहीं कराया है। जिन्होंने कार्य किया है वही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य एकमात्र पत्राचार 5/1/2009 को वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को भेजा गया, जो प्रदर्शन A3 का नोटिस मात्र है। वाद पेश करने के पूर्व भेजे गए नोटिस को प्रदर्शन A6 के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसे प्रथम प्रतिवादी के द्वारा प्राप्त भी किया गया। इसके डाक अभिस्वीकृति को प्रदर्शन A1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन A6 के नोटिस का जवाब दिनांक 20/1/2009 तथा प्रदर्शन B2 का अभिस्वीकृति कार्ड यह दर्शित करता है किसी वादी के अधिवक्ता के द्वारा यानी 24/1/2009 को प्राप्त भी किया गया। दावा 24 जनवरी 2009 को पेश किया गया है। प्रथम प्रतिवादी को विक्रय अनुबंध के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादित करने का नोटिस दिए जाने के 19 दिन के भीतर दावा पेश कर दिया गया। नोटिस का जो जवाब प्रथम प्रतिवादी के द्वारा दिया गया था, वादी के अभिभावक को दावा प्रस्तुत करने की दिनांक को ही प्राप्त हुआ था। प्रदर्शन A1 का विक्रय अनुबंध दिनांक 5/7/1995 संपत्ति के विक्रय के लिए था। यह प्रतिवादी द्वारा उसे प्राप्त किए गए ऋण की प्रतिभूति बतौर नहीं लिया गया था। वादी की यह भी साक्ष्य है कि प्रतिवादीगण ने उससे 10,000 रुपए की पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करके उसके पक्ष में प्रदर्शन A1 का विक्रय अनुबंध पत्र लिखा गया और उसके द्वारा संपूर्ण प्रतिफल राशि विक्रय अनुबंध की दिनांक को ही उसको अदा की गई। विक्रय अनुबंध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिवादीगण वादी की इच्छा के अनुसार उसके पक्ष में अथवा उनके बताए हुए व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करेगा। प्रतिवादीगण तिरपुर में नौकरी करते थे। उन्होंने उससे विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए समय मांगा था, इसलिए वादी ने दावा पेश नहीं किया। वादग्रस्त संपत्ति का एकमात्र स्वामी प्रथम प्रतिवादी है और उसके द्वारा विक्रय अनुबंध की दिनांक को ही उसे प्रदर्शन A2 के विक्रय पत्र दिनांक 18/3/1980 का मूल दस्तावेज सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे जो साक्ष्य है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं और मैं चाहूंगी कि हमारे जो प्लेंटिफ है उसको विशिष्ट अनुदान और जो स्थायी निषेधाज्ञा है वो दीजिए। महोदय, प्रतिवादी सादर प्रतिवाद पत्र पेश करने की इजाजत चाहता है। यह कि वादी के द्वारा पैरा 1 में लिखित बात स्वीकार व जवाब की आवश्यकता नहीं है। पैरा 2 में लिखित बात आंशिक रूप से स्वीकार है व आंशिक रूप से अस्वीकार है, क्योंकि कभी भी कोई विक्रय अनुबंध दोनों पक्षकारों के मध्य हुआ ही नहीं था। यह कि बात पत्र की कड़िका 3 में लिखित बात स्वीकार है। बात पत्र की कड़िका 4 से लिखित बात गलत होने के कारण अस्वीकार है। बात पत्र की कड़िका 5 में लिखित
बात अस्वीकार है। यह कि बात पत्र की कड़िका 6 में लिखित बात अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादी गण कभी ऐसी बात का सहमत नहीं हुआ था। यह कि बात पत्र की कड़िका 7 में लिखित बात अस्वीकार है। बात पत्र की कड़िका 8 में लिखित बात पूर्ण रूप से अस्वीकार है। बात पत्र की कड़िका 9 में लिखित बात अस्वीकार है। बात पत्र की कड़िका 10 में लिखित बात गलत होने के कारण अस्वीकार है। विशेष कथन इस प्रकार है। प्रतिवादी गण ने वादी के द्वारा बात पत्र में किए गए अभिवचन को इनकार करते हुए विशिष्ट रूप से अभिवचित किया है। द्वितीय प्रतिवादी ने वर्ष 1991 में वादी से 10,000 रुपए उधार लिए थे और उक्त ऋण को सुरक्षा के संबंध में प्रतिवादी गण को वादी के पक्ष में प्रॉमिसरी नोट लिखा था। प्रतिवादी गण ने 3 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज भी अदा किया था। चूंकि प्रतिवादी गण को अपने व्यापार में घाटा हुआ, जिस कारण से वादी गण को ब्याज अदा नहीं कर सके तथा उन्होंने बाध्य संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज वादी को प्रतिभूति बतौर सौंपे थे। उन्होंने वादी को अपने दस्तखत किए हुए एक कोरा कागज स्टाम्प के रूप में दिया था। वादी ने उनसे कहा था कि वह कोरे स्टाम्प पेपर मासिक ब्याज की समुचित अदायगी के लिए प्रतिभूति बतौर में ले रहा है। वादी ने यह भी कहा था कि वह ब्याज अदायगी के संबंध में बाध्यगत संपत्ति का ब्याज भी लेगा और प्रतिवादी गण से प्राप्त कोरे स्टाम्प पेपर को दस्तावेज लिखेगा। जुलाई 1995 में प्रतिवादी गण ने वादी गण से प्राप्त लोन को घटाने के लिए उक्त संपत्ति को विक्रय करने का प्रयास किया, किंतु वादी ने तत्काल कोरे स्टाम्प पेपर का उपयोग करके उक्त पर यह लिखा कि प्रतिवादी गण ने उसमें उक्त संपत्ति को बेचने का अनुबंध किया था, किंतु ऐसा नहीं था। वह एक ऋण पत्र था जो बतौर दस्तावेज दिया गया था कि अगर वह ऋण अदा नहीं करेगा तो उसका उपयोग वह कर सकता है। यह एक मॉर्गेज है जिसमें व्यक्ति के हित का अंतरण होता है, संपत्ति का अंतरण नहीं होता है। प्रतिवादी गण खाली स्टाम्प पेपर हस्ताक्षर करने के दिनांक से वादी को संपूर्ण ऋण राशि 36% सालाना ब्याज सहित अदा करने के इच्छुक थे। प्रतिवादी गण को वादी द्वारा भेजा गया नोटिस दिनांक 5/1/9 को कभी प्राप्त ही नहीं हुआ था। विक्रय अनुबंध दिनांकित 5/7/1995 सत्य व वास्तविक नहीं है तथा उसका तात्पर्य कभी भी वादी को संपत्ति बेचना नहीं था। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुआ संव्यवहार मात्र एक ऋण संव्यवहार था। अतः विनय है प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा स्वीकार किए जाने का आज्ञा प्रदान करें। प्रतिवादी के कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने की इजाजत चाहती हूँ। द्वितीय प्रतिवादी जो प्रथम प्रतिवादी का पुत्र था, उसने 10,000 रुपए की राशि ऋण के रूप में 3 रुपए प्रति सैकड़ा अर्थात 36% प्रति वर्ष की दर से उधार ली थी। वादी ने उसे कोरे स्टाम्प पेपर पर ऋण राशि को अदा के लिए प्रतिभूति बतौर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे बाद के विशिष्ट अनुपालन हेतु बाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। द्वितीय प्रतिवादी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है और उसको विक्रय अनुबंध में शामिल किया जाना स्पष्ट है कि विक्रय अनुबंध मात्र ऋण की सुरक्षा के लिए किया गया था। वादी ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है कि उसने 1995 से 2009 के बीच में अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने की कालावधि का प्रयोग क्यों नहीं किया। महोदय, बचाव पक्ष के आर्गुमेंट इस प्रकार है, जैसा कि विद्वान अभिभाषक महोदया वादी पक्ष ने बताया कि वादी और दोनों प्रतिवादी हैं, वो पिता पुत्र हैं। इसमें उन्होंने खुद ने कहा है कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी पे सोल राइट प्रतिवादी क्रमांक 1 को था, जो पिता है। पुत्र को कोई भी अधिकार नहीं है उस संपत्ति पे, जिसका विक्रय दिनांक है 18/3/1980। इन्होंने ये पूरा का पूरा केस कुछ तारीखों में और कानूनों के हिसाब से घुमाने की कोशिश की है वादी पक्ष ने। इसमें सर कुछ डेट ये है कि 18/3/1980 को सेल डीड बनी प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में, और उसके बाद प्रतिवादी 2 जो है पुत्र, उसने इनसे 10,000 रुपए उधार लिए, जिसपे 3% पर 100 रुपीज पर मंथ का इंटरेस्ट है, यानी 36% पर एनम का इंटरेस्ट देना है। इन्होंने उसके बाद 1995 में व्यक्ति से, जो डिफेंडेंट दोनों हैं प्रतिवादी, उनसे सर इतने डॉक्यूमेंट लिए, ब्लैंक स्टाम्प ले लिए, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ले लिया, उसके बाद आपने सेल एग्रीमेंट ले लिया ओरिजिनल, जो प्रतिवादी के पक्ष में अभी भी है। उसके बाद ये 2007 तक मौन रहे, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं। इन्होंने संपत्ति की, इनके अनुसार जो संपत्ति का 10,000 रुपए मूल्य है, वो बतौर प्रतिफल उसी दिन दिया, उसी दिन पोजेशन लिया, यानी कि 5/7/1995 को। तब से ये उपयोग कर रहे हैं उस भवन का आज तक। 2007 तक तो किसी भी प्रकार से इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये मौन रहे।
5/6/2007 को इनने पहली बार प्रतिवादी से कहा कि हमारे पक्ष में सेल एग्रीमेंट बनाया जाए। प्रतिवादी को उसके बाद इन्होंने 4/1 को फिर कहा, उसके बाद 5/1 को इन्होंने नोटिस भेजा प्रतिवादी को, जो इन्होंने खुद अपने साक्ष्य में कहा है कभी प्राप्त नहीं हुआ डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को कभी प्राप्त नहीं हुआ नोटिस। उसके बाद महोदय इन्होंने कहा है, खुद ने कहा है कि 20/1/2009 को प्रतिवादी ने नोटिस भेजा, जवाब नोटिस, जो कि स्वयं विद्वान अभिभाषक महोदया द्वारा रिसीव किया गया 24/1/2009 को, और 24/1/2009 को इन्होंने केस फाइल कर दिया। इसका मतलब ये पहले से रेडी बैठे थे केस करने के लिए, बिना जवाब जाने। जवाब क्या आएगा आप वो देखें, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। बिना जवाब जाने आप नोटिस कैसे, वो केस फाइल कैसे कर सकते हैं? पूरा का पूरा बोला आपने केस फॉर्मेट रेडी रखा था और जैसे ही जवाब आया तुरंत फाइल कर दिया। इस पर तर्क नहीं बनता फाइल करने का, आपके पास पूरा वो होना चाहिए कि उसने मना किया, कब किया, कैसे किया, और आपने डायरेक्ट पहले से ही पूरा प्रोग्राम बना के रखा था कि मैं केस फाइल करूँगा। महोदय किसी भी आपको पोजीशन मिल गया था प्रॉपर्टी का ऑन 5/7/1995, आपको ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट मिल गया था, आपको ब्लैंक स्टाम्प दिए गए थे, फिर आपको इतने साल, आप 2009 तक क्या कर रहे थे? 2009 तक आप मौन क्यों थे? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति किसी से कोई संपत्ति खरीदे और पूरा कंसिडरेशन उसको ऑन स्पॉट दे, तो मेरे हिसाब से आदमी 2 दिन भी इंतजार नहीं करता कि भाई साहब सेल एग्रीमेंट बनाओ, सेल डीड बना के हमारे पक्ष में अभी निष्पादित करो, क्योंकि आप फुल कंसिडरेशन दे चुके हैं उसको। तो इनके 14 साल तक मौन रहने का तो लॉजिक समझ में नहीं आता, ये समझ से परे, लेकिन 14 साल तक इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? उसके अलावा ये मतलब 14 साल तक कर क्या रहे थे, ये एक समझ से परे की बात है। आपने ब्लैंक स्टाम्प लिए थे, उसका उपयोग आपने किया 4/1/2009 को, और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ब्लैंक स्टैंप पे आपने क्या लिखा ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात, प्रतिवादी क्रमांक 1 उस पूरी संपत्ति का सोल ओनर है, तो आपने प्रतिवादी क्रमांक 2 को पैसे दिए, उससे क्या इंटरेस्ट रेट तय हुआ वो उसकी समस्या, उसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 का तो कोई दोष है नहीं। तो आप किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति कैसे छीन सकते हैं? सर टीपीए की सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 उसके अनुसार आपको कोई व्यक्ति जो उसको संपत्ति मिलने वाली है भविष्य में, उसका अंतरण नहीं कर सकता। तो यहाँ पुत्र जो प्रतिवादी क्रमांक 2 है, वो सिर्फ इस आशा पे कि मुझे ये संपत्ति कभी मिलेगी अंतरण नहीं कर सकता। सेक्शन 43 ऑफ टीपीए, आप किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति का जबरदस्ती अंतरण नहीं करा सकते। यहाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपनी संपत्ति का अंतरण करे वादी के पक्ष में। उसके अलावा महोदय जो 10,000 रुपए लिए थे ब्याज स्वरूप, वो स्वीकार है प्रतिवादी पक्ष को। प्रतिवादी पक्ष अभी तत्पर है इस बात के लिए कि वो 10,000 रुपए ब्याज मतलब मूल राशि तथा 14 वर्षों का ब्याज जो 50,400 रुपए होता है, कुल मिलाकर 60,400 रुपए देने के लिए अभी इच्छुक है। न्यायालय आदेश करे, अभी हम 60,400 रुपए प्लस जो इनका वाद व्यय हुआ है वो देने के लिए तत्पर है। आपका निवेदन है कि बात को खारिज किया जाए, जो इनने माना है विशेष स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट इंजेक्शन, वो खारिज किया जाए और आदेश कर दिया जाए कि मूलधन प्लस ब्याज विद कॉस्ट हम देने के लिए तत्पर हैं। अभी माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन है, आपने हमारे पक्षकार जो है विपक्ष के जो हमारे अधिवक्ता हैं महान विद्वान, उन्होंने बताया है कि ये जो हमने जवाब दावा दिया है, उन्होंने हमारी जो बात है, हमारे जो वादी हैं उनकी बात को सरासर झूठ ठहरा दिया है। ऐसा नहीं है। कारण यह है कि आपने कोई भी बात, आपने जवाब दावा उस दिन ही दिया जिस दिन आप केस करने जा रहे थे। पहली चीज, आपने जवाब दावा उस चीज का दिया। दूसरी बात, SRA की जो सेक्शन 16(6)(C)(2) है, वो ये बात कहती है कि हम तो हमेशा से ही इच्छुक थे, और जो वादी पक्ष था वो हमेशा से ही इच्छुक था और अपनी बात का पालन करने के लिए तैयार था। लेकिन आप ही तिरपुर में नौकरी कर रहे थे और आप ही ने कहा कि हम 6 माह बाद करेंगे। जब आपने 6 माह बाद नहीं किया तो 4/1/2009 को जब हमारे वादी पक्ष को ये बात पता चली कि वो किसी अन्य को विक्रय करने जा रहा है, तो उन्होंने केस दायर किया, उन्होंने नोटिस भेजा। आपने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद जब दावा पेश करने वाले थे उस दिन ही प्राप्त हुआ। जब दावा पेश करने वाले थे, मीन्स पहले पेश करने वाले थे, उसके बाद उनको दावा जो जवाब दावा है वो प्राप्त हुआ। तीसरी चीज, आपने कहा कि आपके पास स्टाम्प पेपर थे, आपके पास सिग्नेचर वाली जो था वो खाली पेज था। पहली चीज, कोई खाली पेपर पे साइन करना भी एक अनर्गल चीज है। दूसरी चीज, अगर आपने किया तो केवल 10,000 रुपए के लिए कोई पोजीशन कैसे दे सकता है? अगर नॉर्मल वे की आपने बात करी है कि इंसान अगर पैसे देता है तो दूसरे दिन ही वो कहता है भाई विक्रय पत्र आप तुरंत ही हमें रजिस्ट्री करा दो या फिर हमारा पूरा अनुबंधन दे दो। तो आप जब 10,000 रुपए आप उधार ले रहे हो तो आपने कैसे कर दिया? आपने पोजीशन कैसे दे दिया? फिर उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने स्टाम्प पेपर लिए, आपने कोई साक्ष्य नहीं दिया। हमने 3 साक्षी दिए हैं, जिन्होंने जो लेखक भी है, साक्षी क्रमांक 2 है, साक्षी क्रमांक 3 है, लेकिन आपके द्वारा कोई भी साक्षी पेश नहीं किया गया, कोई भी साक्ष्य आपके द्वारा नहीं दिया गया, कोई भी साक्षी आपके द्वारा कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो
तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो चीजें हैं या फिर वादी को आपने 10,000 रुपए मात्र के लिए ही वो आपने पोजीशन दिया है और बाकी और कुछ है ही नहीं। तो ये बिल्कुल ही विक्रय पत्र था और आपको इसीलिए ही कहा गया था कि आपने जो बात बोली थी कि हम त्रिपुर में नौकरी कर रहे हैं 6 माह बाद कर देंगे, उनके ऐसे संबंध रहे, जब इंसान के बीच में संबंध होते तभी कोई कुछ करता है। तो एग्रीमेंट भी इसीलिए हुआ था कि और फिर जब नोटिस भेजा गया तो आपने 6 माह का समय मांगा, उसके बाद चीजें डिले हुई। वो इसलिए कि आपको जब पता चला गया, वादी पक्ष को जब पता चला कि आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं और आप किसी और को विक्रय कर रहे हैं, तो उन्होंने नोटिस भी भेजा, आपने उसका जवाब उसी दिन दिया जिस दिन पेश हो रहा था, तो उस दिन अधिवक्ता को पता चला। एक पॉइंट बाकी है कि जो इन्होंने कहा कि 5/6/2007 को वादी पक्ष ने ओरली रिक्वेस्ट की थी प्रतिवादी पक्ष से कि उसके फेवर में सेल डीड की जाए। 5/6/2007 तारीख नोट करने लायक है। इन्होंने कहा उसका मना करने का कारण ये था प्रतिवादी पक्ष का कि हम त्रिपुर में नौकरी कर रहे हैं और 6 महीने में कर देंगे। 6 महीने होते हैं 5/12/2007 को। इन्होंने नोटिस कब जारी किया? 4/1/2009, पूरा 1.5 साल बाद। आप 6 महीने बाद फिर से नोटिस जारी करिए, या फिर से एटलीस्ट कुछ एविडेंस होना चाहिए, आपने पूछा बताया कुछ तो किया होता। आप सीधे 1.5 साल फिर से हो गए। पहले आप 12 साल होश में नहीं थे कि करना क्या है, अचानक आप फिर 1.5 साल के लिए वो हो गए लोग। एक प्रोसेस के तहत आना चाहिए। और आर्टिकल 54 लिमिटेशन एक्ट जो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है, उसमें लिखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के लिए टाइम लिमिट है 3 साल। मतलब अगर उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब करना है, तो उसके हिसाब से होगा जो दी हुई है डेट। अगर दी है स्पेसिफिक कोई डेट कि इस डेट पे आपको ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, तो उस डेट तक है लिमिटेशन। नहीं दी है तो 3 साल। इन्होंने लिमिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए नोटिस की डेट से, ये नहीं कर सकते ऐसा। माननीय न्यायालय, हमारे एग्रीमेंट में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग कोई भी लिमिटेशन थी ही नहीं कि आप कितने टाइम के बाद करेंगे। जो प्रतिवादी पक्ष था वो सहमत था कि हाँ वादी के पक्ष में या फिर उसके जो भी सहवादी है या फिर जो भी वो डिसाइड करेगा उसके पक्ष में आप जब हम चाहेंगे, जब हमें जरूरत होगी, आप उसके पक्ष में अनुबंधन करेंगे। ऐसी कोई लिमिट डिसाइड ही नहीं थी। तो ये बात तो आप कह ही नहीं सकते कि लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 54 कहती है या फिर कोई और।